दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत दिखाए भी हर जगह जीत जाते हैं? ऑफिस हो, बिजनेस हो, राजनीति हो या सोशल मीडिया, वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनके पास सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि पावर गेम की समझ होती है। सच कड़वा है, दुनिया मासूम लोगों के लिए नहीं बनी, बल्कि उन लोगों के लिए बनी है जो इंसानी दिमाग, ईगो, जेलसी और एम्बिशन को समझते हैं। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी है, तो शायद आपको कई बार इग्नोर किया गया होगा, अंडर एस्टिमेट किया गया होगा या पीछे छोड़ दिया गया होगा। लेकिन आज जो आप जानने वाले हैं, वो आपकी सोच बदल सकता है। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये है रियलिटी का वो डार्क साइड जिसे ज्यादातर लोग मानने से डरते हैं। आज हम बात करेंगे पावर के उन सबसे खतरनाक और प्रैक्टिकल नियमों की, जिनको समझकर आप किसी भी गेम में नाइव प्लेयर नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक प्लेयर बन सकते हैं। और खास बात, इसमें शामिल है वो लॉ जिसे सबसे रूथलेस माना जाता है, क्रश योर एनिमी टोटली। अगर आप सच में समझना चाहते हैं कि इन्फ्लुएंस कैसे काम करता है, लोग मैनिपुलेट कैसे करते हैं और खुद को इन गेम्स से कैसे बचाना है, तो ये वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि आज के बाद आप दुनिया को पहले जैसा नहीं देखेंगे। लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी पूरी मेहनत लगाकर कोई काम किया हो, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट या बिजनेस आइडिया, और आपको लगा हो कि इस बार सब इम्प्रेस्ड हो जाएंगे, लेकिन मीटिंग के बाद माहौल थोड़ा अजीब हो गया। बॉस ने हल्की सी मुस्कान दी, पर आंखों में वो चमक नहीं थी। कुछ दिनों बाद आपने नोटिस किया आपको कम इंपॉर्टेंट टास्क्स मिलने लगे। प्रमोशन की बात जो चल रही थी वो अचानक ठंडी पड़ गई। आपने सोचा, मैंने गलत क्या किया? सच बताऊं, शायद आपने बहुत अच्छा कर दिया। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है। प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं होती, प्रॉब्लम साइकोलॉजी की होती है। जब आप किसी ऐसे इंसान के सामने चमकते हो जो पावर पोजीशन में है, बॉस, सीनियर, मेंटोर, इवन फैमिली बिजनेस में फादर, तो अक्सर उनके अंदर एक इनविजिबल फियर एक्टिवेट हो जाता है। वो सोचने लगते हैं, क्या ये मुझे रिप्लेस कर सकता है? और ये थॉट ही आपके लिए इनविजिबल वॉल बना देता है। अक्सर हम यहां गलती क्यों करते हैं? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हार्ड वर्क करो, शाइन करो, बेस्ट बनो। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि सोशल हायरार्की भी एक रियलिटी है। हर सिस्टम में एक मास्टर होता है, और अगर उसे लगे कि आप उसकी स्पॉटलाइट छीन रहे हो, तो गेम क्वाइटली आपके खिलाफ टर्न हो सकता है। अब इमेजिन करो एक कॉर्पोरेट ऑफिस का सीन। एक एम्प्लॉई है जो स्मार्ट है, क्रिएटिव है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके पास है। शुरुआत में बॉस खुश होता है, लेकिन धीरे धीरे टीम उस एम्प्लॉई की तारीफ करने लगती है। क्लाइंट्स भी डायरेक्टली उसी से बात करना चाहते हैं, और यहीं सबटल शिफ्ट शुरू होता है। बॉस ओपनली कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अपॉर्चुनिटीज डाइवर्ट होने लगेंगी। क्या आपने कभी ये पैटर्न नोटिस किया है? इस लॉ का कोर आइडिया सिंपल है, नेवर आउटशाइन द मास्टर। इसका मतलब ये नहीं कि एवरेज बन जाओ, इसका मतलब है अवेयरनेस। अगर आप किसी पावरफुल व्यक्ति के अंडर हो, तो उसे फील होना चाहिए कि उसकी अथॉरिटी सुरक्षित है। उसे लगे कि आप उसकी विजन को सपोर्ट कर रहे हो, चैलेंज नहीं। रियल लाइफ में इसे अप्लाई कैसे करते हैं? सपोज आप मीटिंग में ब्रिलियंट आइडिया देते हो। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई फिगर्ड दिस आउट, आप कह सकते हो, सर, आपने जो डायरेक्शन दी थी उस पर मैंने थोड़ा काम किया। सडनली क्रेडिट शेयर्ड हो गया। बॉस थ्रेटेंड नहीं, एम्पावर्ड फील करेगा। और गेस व्हाट, लॉन्ग टर्म में वही आपको आगे पुश करेगा। रिलेशनशिप्स में भी यही पैटर्न दिखता है। अगर आप हर आर्ग्यूमेंट में पार्टनर को इंटेलेक्चुअली डोमिनेट कर देते हो, धीरे धीरे ईगो हर्ट होने लगता है। रिस्पेक्ट कम नहीं होता, कंफर्ट कम हो जाता है। पावर सिर्फ जीतने में नहीं है, बैलेंस बनाए रखने में है। तो रियलाइजेशन क्या है? पावर गेम लाउड नहीं होता, साइलेंट होता है। लोग ओपनली ओपोज नहीं करते, बस सटिली डिस्टेंस बना लेते हैं। अगर आप स्मार्ट हो, तो आप सिर्फ अपनी ग्रोथ नहीं देखोगे, आप सामने वाले की ईगो भी प्रोटेक्ट करोगे। क्योंकि जब मास्टर सिक्योर फील करता है, तभी वो आपको ग्रो होने देता है। और शायद असली सवाल यह है, क्या जीत वही है जहां आप सबसे ज्यादा चमको, या वो जहां आप सबसे आगे पहुंच जाओ बिना किसी को इनसिक्योर किए? अगला रूल शायद इसी हिडन बैलेंस को और गहराई से खोलेगा। लॉ 2,
कंसील योर इंटेंशंस। कभी आपने एक्साइटमेंट में आकर अपने फ्यूचर प्लान्स किसी को बता दिए हैं? जैसे ही नया बिजनेस आइडिया आया, तुरंत दोस्त को कॉल कर दिया, भाई एक बड़ा प्लान है, या ऑफिस में प्रमोशन की तैयारी कर रहे थे और कैजुअली बता दिया, इस साल मैनेजर बनना है। उस वक्त आपको लगा होगा कि शेयरिंग इज केयरिंग, लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक माहौल बदल गया। कोई कंपटीशन खड़ा हो गया, कोई एएपी के आइडिया पर सब्टली काम करने लगा, या कुछ लोगों का बिहेवियर कोल्ड हो गया और आप सोचते रह गए, मैंने तो बस ऑनेस्टली बताया था। यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। हम क्यों अपनी इंटेंशंस जल्दी रिवील कर देते हैं? क्योंकि हमें वैलिडेशन चाहिए। हमें अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं, वाह क्या प्लान है। ईगो को थोड़ी एनर्जी मिलती है, और शायद अंदर से एक इनसिक्योरिटी भी होती है कि अगर अभी शेयर नहीं किया तो लोग नोटिस कैसे करेंगे। लेकिन रियल वर्ल्ड थोड़ा अलग चलता है। यहां इंफॉर्मेशन पावर है, और जो अपने कार्ड्स पहले खोल देता है वो अक्सर गेम में कमजोर पड़ जाता है। मान लीजिए एक सिंपल ऑफिस सिचुएशन। आप क्वाइटली एक्स्ट्रा स्किल्स सीख रहे हैं, प्रेजेंटेशन इंप्रूव कर रहे हैं, क्लाइंट्स हैंडल करना सीख रहे हैं। अगर आप ये सब साइलेंटली करते रहें तो लोग आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे, और जब सही समय आएगा आपका रिजल्ट खुद बोलेगा। लेकिन अगर आपने पहले ही अनाउंस कर दिया कि मैं नेक्स्ट क्वार्टर में लीडरशिप रोल लेना चाहता हूं, तो सडनली लोगों की नजरें आप पर टिक जाती हैं। कुछ लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन कुछ साइलेंटली ऑब्स्टिकल भी बन सकते हैं। क्या आपने कभी फील किया है कि लोग आपके प्लान जानने के बाद ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं? इस रूल का कोर आइडिया सिंपल है, कंसील योर इंटेंशंस। इसका मतलब सीक्रेटिव या डिसऑनेस्ट होना नहीं है। इसका मतलब है स्ट्रेटेजिक होना। हर थॉट पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं होता, हर गोल सोशल मीडिया पोस्ट नहीं बनना चाहिए। क्योंकि जब लोग जानते हैं कि आप कहां जा रहे हैं, तो या तो वो शॉर्टकट लेकर आपसे पहले पहुंचने की कोशिश करेंगे, या रास्ते में स्पीड ब्रेकर बनेंगे। बिजनेस में देखिए, कोई एंटरप्रेन्योर अगर क्वाइटली प्रोडक्ट डेवलप करता है, मार्केट रिसर्च साइलेंटली करता है, तो लॉन्च के दिन इंपैक्ट डबल होता है। लेकिन जो पहले ही आइडिया लीक कर देता है, उसका सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो जाता है। रिलेशनशिप्स में भी यही पैटर्न है। अगर हर छोटी प्लानिंग, हर इमोशनल मूव आप पहले ही बता देते हैं, तो सामने वाला प्रिपेयर्ड रहता है। मिस्ट्री खत्म होते ही इन्फ्लुएंस भी कम हो जाता है। हम गलती इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है ट्रांसपेरेंसी ही ट्रस्ट है। लेकिन ट्रस्ट और स्ट्रैटेजी दो अलग चीजें हैं। रियल लाइफ में स्मार्ट लोग हमेशा फाइनल मूव से पहले फुल पिक्चर रिवील नहीं करते। वो ऑब्जर्व करते हैं, टाइमिंग चूज करते हैं, और एक्शन से सरप्राइज क्रिएट करते हैं। तो अप्लाई कैसे करें? अगली बार जब कोई बड़ा प्लान आए, खुद से पूछिए, क्या ये अभी शेयर करना जरूरी है या सिर्फ एक्साइटमेंट है? थोड़ा पॉज रखिए, रिजल्ट्स आने दीजिए। लेट एक्शंस स्पीक लाउडर देन अनाउंसमेंट्स। जब लोग आउटकम देखेंगे तो रिस्पेक्ट नेचुरल होगा, फोर्स्ड नहीं। और शायद असली ताकत यही है कि लोग आपको सिंपल समझें, पर आपकी अगली चाल क्या होगी ये कोई ना समझ पाए। क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक वो नहीं होता जो लाउड हो, बल्कि वो होता है जो चुप रहकर सही वक्त का इंतजार करता है। लॉ 3, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। कभी आपने नोटिस किया है कि मीटिंग में जो इंसान सबसे ज्यादा बोलता है, वही अक्सर सबसे कम पावरफुल दिखता है। शुरुआत में वो कॉन्फिडेंट लगता है, एनर्जेटिक लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो बोलता जाता है, लोग उसे इंटरप्ट करने लगते हैं, इग्नोर करने लगते हैं, और अंत में उसकी बात का वेट हल्का हो जाता है। और फिर एक दूसरा इंसान आता है जो सिर्फ 2-3 लाइन बोलता है और सब चुप होकर सुनते हैं। ऐसा क्यों होता है? शायद ये आपके साथ भी हुआ हो। किसी डिस्कशन में आप खुद को प्रूव करने की कोशिश में थोड़ा ज्यादा बोल गए, हर डिटेल एक्सप्लेन कर दी, हर लॉजिक क्लियर कर दिया, हर सवाल का तुरंत जवाब दे दिया। उस वक्त लगा होगा कि आप कंट्रोल में हैं, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि आपने जरूरत से ज्यादा रिवील कर दिया। सामने वाले को आपकी सोच, आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी कमजोरी तक समझ आ गई। और कभी कभी आपने अनजाने में ऐसी बात भी बोल दी जो बोलनी नहीं चाहिए थी। हम ज्यादा बोलते क्यों हैं? क्योंकि साइलेंस अनकंफर्टेबल लगता है। हमें लगता है अगर हम चुप रहे तो लोग समझेंगे कि हमें नॉलेज नहीं है। ईगो कहता है प्रूव योरसेल्फ, और इनसिक्योरिटी कहती है इम्प्रेस देम।
लेकिन यही सटल मिस्टेक हो जाती है। पावर अक्सर वॉल्यूम में नहीं, रिस्ट्रेंट में होती है। मान लीजिए सैलरी नेगोशिएशन चल रही है। अगर आप लगातार जस्टिफाई करते रहेंगे कि मुझे ये रेज इसलिए चाहिए क्योंकि, और मैंने ये किया और वो भी किया, तो सामने वाला काल्मली आपकी सारी रीजनिंग सुन लेगा और फिर उसमें फ्लॉज ढूंढ लेगा। लेकिन अगर आप क्लियर, शॉर्ट और कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट दें, बेस्ड ऑन माई परफॉर्मेंस एंड मार्केट वैल्यू, आई बिलीव दिस इज फेयर, और फिर साइलेंस रख दें, तो प्रेशर दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है। क्या आपने कभी फील किया है कि साइलेंस के बाद सामने वाला खुद ही ज्यादा बोलने लगता है? रिलेशनशिप्स में भी यही पैटर्न है। आर्ग्यूमेंट के दौरान अगर आप हर इमोशन, हर कंप्लेंट डिटेल में एक्सप्लेन करते जाते हैं, तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है। लेकिन अगर आप कम शब्दों में साफ बात कहकर रुक जाते हैं, तो आपकी बात हैवी लगती है। साइलेंस सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है। इस लॉ का कोर आइडिया सिंपल है, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोल्ड या एरोगेंट बन जाएं। इसका मतलब है अवेयरनेस। हर जगह फुल एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं होती। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी बात को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। जब आप हर थॉट रिवील नहीं करते तो आपके पास कंट्रोल रहता है। रियल लाइफ में इसे अप्लाई करना प्रैक्टिस मांगता है। अगली बार जब डिस्कशन हो, खुद को ऑब्जर्व कीजिए। क्या आप नर्वस होकर बोल रहे हैं? क्या आप इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं? ट्राई दिस। अपनी बात क्लियर और शॉर्ट रखें, फिर पॉज लें। उस पॉज में कॉन्फिडेंस छुपा होता है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि लोग आपकी बात को इंटरप्ट कम करेंगे। आपकी प्रेजेंस काल्म लगेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, लोग आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता नहीं होगा कि आपके पास कितना डेप्थ है। आखिर में सच यही है, जो इंसान हर बात बोल देता है वो प्रिडिक्टेबल हो जाता है, और जो इंसान बोलने से पहले रुकता है, सोचता है, उसकी बातों में वजन अपने आप आ जाता है। शायद असली ताकत शब्दों की क्वांटिटी में नहीं, उनके कंट्रोल में छुपी होती है। लॉ 4, सो मच डिपेंड्स ऑन रेप्यूटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोगों की एक छोटी सी गलती भी सब भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की छोटी सी गलती सालों तक उनके नाम से जुड़ी रहती है। दो लोग एक जैसी गलती करते हैं, पर एक की इमेज बची रहती है और दूसरे की पूरी पहचान बदल जाती है। फर्क कहाँ है? टैलेंट में नहीं, रेप्यूटेशन में है। शायद आपके साथ भी हुआ हो। आपने सालों तक मेहनत की, ऑफिस में सिंसियर रहे, टाइम पर काम किया, लोग आपको रिलायबल मानते थे। लेकिन एक दिन कोई रूमर फैल गया, या एक प्रोजेक्ट मिस हो गया, या किसी ने आपके बारे में हाफ ट्रूथ बोल दिया। अचानक बिहेवियर बदल गया। पहले जो ट्रस्ट था वो थोड़ा शेकी हो गया। आपने महसूस किया होगा कि एक छोटी सी क्रैक ने पूरी दीवार हिला दी। और तब समझ आया, नाम बनाना मुश्किल है पर बिगाड़ना बहुत आसान। हम यहां गलती क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है रेप्यूटेशन ऑटोमेटिक बनती है। मैं अच्छा हूं, लोग समझेंगे। लेकिन दुनिया परसेप्शन पर चलती है, इंटेंशन पर नहीं। लोग वही मानते हैं जो उन्हें दिखता है या जो बार बार सुनाई देता है। अगर आप अपनी इमेज एक्टिवली प्रोटेक्ट नहीं करते तो कोई और उसे डिफाइन कर देगा। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि लॉग फैक्ट्स से ज्यादा स्टोरीज पर बिलीव करते हैं? इस लॉ का कोर आइडिया सिंपल है, रेप्यूटेशन इज पावर। आपका नाम ही आपकी इनविजिबल करेंसी है। जब लोग आपके बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में जो पहला वर्ड आता है वही आपकी रियल पोजीशन तय करता है। ट्रस्टवर्दी, स्मार्ट, एग्रेसिव, अनस्टेबल। यही लेबल्स साइलेंटली अपॉर्चुनिटीज क्रिएट या डिस्ट्रॉय करते हैं। मान लीजिए आप बिजनेस करते हैं। अगर मार्केट में आपकी इमेज है कि ये इंसान कमिटमेंट पूरा करता है, तो लोग एडवांस पेमेंट देने में हेजिटेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक बार भी लेबल लग गया कि ये अनरिलायबल है, तो आप कितनी भी सफाई दें, डाउट बना रहेगा। मनी स्किल्स से कम और रेप्यूटेशन से ज्यादा अट्रैक्ट होती है। रिलेशनशिप्स में भी यही पैटर्न है। अगर आपकी इमेज है कि आप इमोशनली स्टेबल और लॉयल हैं, तो छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जल्दी सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन अगर पहले से डाउट की हिस्ट्री है, तो हर छोटी बात सस्पिशन बन जाती है। रेप्यूटेशन साइलेंटली फ्यूचर रिएक्शंस तय करती है। तो इसे रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करें? सबसे पहले अवेयरनेस। हर एक्शन पब्लिक स्टेज पर हो रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, ऑफिस बिहेवियर हो या दोस्तों के बीच बात करने का तरीका। छोटी छोटी कंसिस्टेंसी मैटर्स। प्रॉमिसेस कम करो,
पूरे ज्यादा करो, गॉसिप से दूरी रखो। अगर कोई आपकी इमेज पर अटैक करे तो इग्नोर मत करो, कामली क्लैरिफाई करो। साइलेंस कभी कभी पावरफुल होता है, लेकिन रेप्यूटेशन अटैक पर साइलेंस हमेशा सॉल्यूशन नहीं होता। धीरे धीरे आप समझेंगे कि लोग आपकी स्किल्स से पहले आपका नाम खरीदते हैं। अगर नाम स्ट्रांग है तो मिस्टेक्स भी फॉरगिव हो जाती हैं। अगर नाम वीक है तो अचीवमेंट्स भी डाउट में आ जाती हैं। आखिर में सच यही है, दुनिया में असली लग्जरी पैसा नहीं, स्ट्रांग रेप्यूटेशन है। क्योंकि पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन एक बार नाम गिर जाए तो उसे उठाने में पूरी जिंदगी लग सकती है। और शायद यही सोच आपको अगला कदम बहुत संभल कर उठाने पर मजबूर कर दे। लॉ 5, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। कभी आपने महसूस किया है कि आप दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन स्पॉटलाइट किसी और पर चली जाती है? या फिर उल्टा, कोई ऐसा इंसान जो खुद ज्यादा काम करता हुआ दिखता नहीं, फिर भी प्रमोशन, रिकॉग्निशन और पावर उसी के पास जाती है। आप सोचते रह जाते हैं, ये करता क्या है? और यही सवाल इस लॉ की शुरुआत है। शायद आपके साथ भी हुआ हो। कॉलेज में ग्रुप प्रोजेक्ट था, आपने रिसर्च की, स्लाइड्स बनाई, प्रेजेंटेशन तैयार की, लेकिन फाइनल डे पर एक दोस्त कॉन्फिडेंटली आगे आया, स्मूथ तरीके से सब एक्सप्लेन किया और टीचर की नजर में वही लीडर बन गया। उस वक्त इरिटेशन हुआ होगा, लगा होगा अनफेयर है, लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि उसने काम कम किया पर पोजीशनिंग स्ट्रांग रखी? हम यहां गलती क्यों करते हैं? क्योंकि हमें सिखाया गया है कि खुद करो, हार्ड वर्क ही सब कुछ है। हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन अकेला हार्ड वर्क हमेशा पावर नहीं देता। जो लोग सिर्फ मेहनत में लगे रहते हैं वो अक्सर एग्जीक्यूशन मशीन बन जाते हैं, और जो लोग लोगों को कनेक्ट करना, डेलीगेट करना और डायरेक्शन देना सीख लेते हैं वो डिसीजन मेकर बन जाते हैं। फर्क सटल है लेकिन डीप है। इस लॉ का कोर आइडिया ये नहीं कि चोरी करो या लोगों का फायदा उठाओ। असली बात लेवरेज की है। समझदारी ये है कि हर काम खुद करने की कोशिश में अपनी एनर्जी खत्म मत करो। अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो हर छोटी डिटेल खुद हैंडल करोगे तो ग्रोथ स्लो हो जाएगी। लेकिन अगर आप टीम बनाते हो, रोल्स क्लियर करते हो और क्रेडिट को स्मार्ट तरीके से मैनेज करते हो तो स्केल पॉसिबल होता है। क्या आपने देखा है कि बड़े लीडर्स खुद हर काम नहीं करते, पर सिस्टम ऐसा बना देते हैं कि काम होता रहे? ऑफिस में इमेजिन करो, 2 एम्प्लॉइज हैं। एक हर टास्क खुद पकड़ लेता है, ओवरटाइम करता है, सैब सॉल्व करता है। दूसरा स्मार्टली टास्क्स असाइन करता है, जूनियर्स को गाइड करता है और फाइनल रिजल्ट को प्रेजेंट करता है एज टीम अचीवमेंट। टाइम के साथ पहला एम्प्लॉय हार्ड वर्किंग लेबल में फंस जाता है, दूसरा लीडरशिप मटेरियल बन जाता है। डिफरेंस? अप्रोच। लेकिन यहां एक सटल हुक है। अगर आप सिर्फ क्रेडिट लेना चाहोगे और लोगों को वैल्यू नहीं दोगे तो सिस्टम टूट जाएगा। रियल पावर तब आती है जब लोग विलिंगली आपके साथ काम करना चाहें, उन्हें लगे कि उनके लिए भी ग्रोथ है। बाहर से दिखे कि आप रिजल्ट के फेस हो, लेकिन अंदर से टीम को फील हो कि उन्हें रिस्पेक्ट मिल रहा है। बैलेंस ही की है। रिलेशनशिप्स में भी यही पैटर्न दिखता है। अगर हर डिसीजन आप खुद लेने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल रखने की कोशिश करेंगे तो बर्नआउट होगा। लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर हों और आप डायरेक्शन क्लियर रखें तो लाइफ स्मूथ हो जाती है। अप्लाई कैसे करें? सबसे पहले ऑब्जर्व करें। क्या आप हर चीज खुद करने की हैबिट में फंसे हैं? क्या आपको लगता है कि अगर मैंने नहीं किया तो सही नहीं होगा? ट्रस्ट बिल्ड करना शुरू करें। डेलीगेट स्मॉल टास्क्स। फोकस करें विजन पर। प्रेजेंटेशन और पोजीशनिंग पर काम करें। धीरे धीरे आप समझेंगे कि असली पावर सिर्फ काम करने में नहीं, काम करवाने में है। क्योंकि जब आप सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं तो आपकी एनर्जी बिगर डिसीजंस के लिए बचती है। और शायद यही रियलाइजेशन छुपा है। मेहनत आपको बिजी बनाती है, लेकिन लेवरेज आपको पावरफुल बनाता है। अगला रूल शायद बताएगा कि इस पावर को स्टेबल कैसे रखा जाए। लॉ 6, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग रिप्लेस हो जाते हैं और कुछ लोग रिप्लेस नहीं किए जा सकते? 2 एम्प्लॉइज एक ही ऑफिस में काम करते हैं, दोनों टैलेंटेड हैं, लेकिन जब कॉस्ट कटिंग होती है तो एक चला जाता है और दूसरा बचा रहता है। फर्क कहाँ है? स्किल में? शायद नहीं। फर्क है डिपेंडेंसी में।
शायद आपने भी कभी ये फील किया हो कि आप पूरी मेहनत करते हैं, ऑनेस्ट हैं, पंक्चुअल हैं, फिर भी एक दिन अचानक रियलाइज होता है कि ऑर्गेनाइजेशन आपके बिना भी चल सकती है। उस दिन एक अजीब सा खालीपन लगता है। क्या मैं इतना ही था? और वहीं से सवाल उठता है, क्या सिर्फ अच्छा काम करना काफी है? हम यहाँ गलती क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि लाइकेबल होना ही सिक्योरिटी है। हम सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, हर रिक्वेस्ट पर हाँ कहते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम जेनेरिक बन जाते हैं। हेल्पफुल तो होते हैं पर इंडिस्पेंसेबल नहीं। और दुनिया में पावर वहीं टिकती है जहां जरूरत होती है। इस लॉ का कोर आइडिया सिंपल है, मेक पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। इसका मतलब ये नहीं कि मैनिपुलेटिव बनो या लोगों को कमजोर रखो। असली मतलब है ऐसी वैल्यू क्रिएट करो जो इजीली रिप्लेस ना हो सके, ऐसी स्किल, ऐसी अंडरस्टैंडिंग, ऐसा नेटवर्क जो सिस्टम को आपसे जोड़ दे। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग कम विजिबल होते हुए भी सिस्टम के सेंटर में होते हैं? मान लीजिए आप ऑफिस में सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, आपको जो टास्क मिलता है आप पूरा कर देते हैं। लेकिन अगर आप प्रोसेस समझना शुरू कर दें, क्लाइंट्स की साइकोलॉजी, कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन, इंटरनल पॉलिटिक्स, तो धीरे धीरे आप सिर्फ वर्कर नहीं, कनेक्टर बन जाते हैं। लोग आपसे एडवाइस लेने लगते हैं, बॉस को लगेगा कि आप कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। सडनली एईप सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, एक पिलर बन जाते हैं। बिजनेस में देखिए, अगर आप प्रोडक्ट बेचते हैं जो हर जगह अवेलेबल है तो कस्टमर प्राइस कंपेयर करेगा। लेकिन अगर आप ऐसी सर्विस देते हैं जो पर्सनल टच और ट्रस्ट पर चलती है तो कस्टमर बार बार आपके पास आएगा। डिपेंडेंसी कन्वीनियंस से नहीं, कनेक्शन और यूनिकनेस से बनती है। रिलेशनशिप्स में भी सटल एग्जाम्पल है। अगर आप सिर्फ अग्रीएबल हैं, हर बात मान लेते हैं, तो शुरुआत में सब स्मूथ लगेगा, लेकिन टाइम के साथ आपकी प्रेजेंस ऑप्शनल बन सकती है। लेकिन अगर आप इमोशनल स्टेबिलिटी, प्रैक्टिकल एडवाइस और जेन्युइन सपोर्ट का सोर्स बनते हैं तो लोग नेचुरली आपकी तरफ लौटते हैं। डिपेंडेंसी कंट्रोल से नहीं, रिलायबिलिटी से आती है। अप्लाई कैसे करें? सबसे पहले ऑब्जर्व करें, आपकी कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो रेयर है। कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नेटवर्क, उसे डीपन करें। सरफेस लेवल स्किल से आगे बढ़ें, लोगों की जरूरत समझें और साइलेंटली सॉल्यूशन बने। लेकिन बैलेंस रखें, इतना डिपेंडेंट भी न बनाएं कि रिजेंटमेंट पैदा हो। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि रिस्पेक्ट खुद ब खुद बढ़ने लगता है। लोग डिसीजंस में आपको इंक्लूड करेंगे, अपॉर्चुनिटीज सीधे आपके पास आएंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको रिप्लेस करना आसान नहीं रहेगा। शायद असली सिक्योरिटी नौकरी में नहीं, रोल में नहीं, बल्कि उस इनविजिबल वैल्यू में छुपी है जो आप क्रिएट करते हैं। जब लोग सोचें इसके बिना मुश्किल हो जाएगा, वहीं से असली पावर शुरू होती है। और अब सवाल यह है, आप किस तरह की वैल्यू बनाना चाहते हैं? लॉ 7, क्रश योर एनिमी टोटली। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को चलो छोड़ो कहकर आधा माफ कर दिया, और कुछ महीनों बाद वही इंसान किसी और तरीके से वापस आपके सामने खड़ा हो गया। आपने सोचा था कि बात खत्म हो गई है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खत्म नहीं हुई थी, बस रुकी हुई थी। और जब मौका मिला, फिर से शुरू हो गई। उस वक्त शायद आपने खुद से पूछा होगा, मैंने पहले ही साफ क्यों नहीं किया? हम में से ज्यादातर लोग कन्फ्रंटेशन से बचते हैं। हमें लगता है कि थोड़ी सी जीत काफी है। अगर आर्ग्यूमेंट में हम ऊपर रहे, अगर कंपटीशन में थोड़ा आगे निकल गए, अगर किसी टॉक्सिक इंसान से थोड़ा डिस्टेंस बना लिया, तो बस प्रॉब्लम सॉल्व्ड। लेकिन रियल लाइफ में आधी लड़ाइयां पूरी शांति नहीं देती, वो बस पॉज लेती हैं। क्या आपने कभी फील किया है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वक्त के साथ खुद से खत्म नहीं होते, वो शेप बदलकर वापस आते हैं? यहीं इस लॉ की शुरुआत होती है। क्रश योर एनिमी टोटली सुनने में हर्ष लगता है, लेकिन इसका मतलब फिजिकल या ड्रामेटिक डिस्ट्रक्शन नहीं है। इसका मतलब है किसी भी थ्रेट, कॉन्फ्लिक्ट या टॉक्सिक पैटर्न को आधा अधूरा मत छोड़ो। अगर छोड़ दिया तो वो रिजेंटमेंट, जेलसी या रिवेंज बनकर ग्रो करेगा। मान लीजिए ऑफिस में एक कॉलीग है जो आपकी ग्रोथ से इनसिक्योर है। शुरुआत में वो स्मॉल कमेंट्स करता है, सटल क्रिटिसिज्म करता है। आप इग्नोर करते हैं, सोचते हैं छोड़ो, पेटी है। लेकिन टाइम के साथ वही इंसान रूमर फैलाना शुरू कर देता है, या आपके प्रोजेक्ट्स में
ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है। आपने शुरुआत में क्लियर बाउंड्री सेट नहीं की, इसलिए इश्यू मैच्योर हो गया। अगर उस समय काल्मली फर्मली बात क्लियर कर दी होती, रोल्स डिफाइन कर दिए होते, तो शायद सिचुएशन एस्केलेट नहीं होती। बिजनेस में इमेजिन कीजिए, एक कंपेटिटर मार्केट में एंट्री करता है। आप सोचते हैं अभी छोटा है, ग्रो नहीं करेगा। आप हाफ हार्टेड स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, लेकिन वो कंपेटिटर साइलेंटली इंप्रूव करता रहता है। जब तक आप सीरियस होते हैं तब तक वो स्ट्रांग पोजीशन ले चुका होता है। आधा रिस्पॉन्स कभी कभी पूरे नुकसान का कारण बन जाता है। रिलेशनशिप्स में भी सटल वर्जन है। अगर कोई पैटर्न बार बार हर्ट कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट, डिसऑनेस्टी, मैनिपुलेशन, और आप हर बार इग्नोर करते हैं, तो सामने वाला समझ जाता है कि सीमा फ्लेक्सिबल है। और जहां सीमा फ्लेक्सिबल हो, वहां रिस्पेक्ट टिकता नहीं। क्रश का मतलब यहां इमोशनल क्लैरिटी है। आइदर रिजॉल्व इट फुली और वॉक अवे फुली। हाफ अटैचमेंट, हाफ एंगर, ये सबसे डेंजरस स्टेट है। हम गलती क्यों करते हैं? क्योंकि हम अच्छा दिखना चाहते हैं। हम कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहते हैं। हमें लगता है कि काइंडनेस का मतलब सॉफ्टनेस है, लेकिन कभी कभी क्लैरिटी ही काइंडनेस होती है, अपने लिए भी और सामने वाले के लिए भी। अप्लाई कैसे करें? सबसे पहले आइडेंटिफाई करें आपकी लाइफ में कौन सी अनरिजॉल्व्ड टेंशन है, कौन सा इश्यू आप देखेंगे बाद में कहकर टाल रहे हैं। उसे काल्मली कन्फ्रंट करें। क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियर एक्शन, क्लियर डिसीजन। अगर कंपटीशन है तो स्ट्रैटेजी पूरी ताकत से बनाइए। अगर रिलेशनशिप टॉक्सिक है तो हाफ एग्जिट मत लीजिए। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि जब इश्यूज पूरी तरह क्लोज होते हैं तो माइंड में स्पेस बनता है, एनर्जी वापस आती है, कॉन्फिडेंस स्टेबल होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पीछे कोई अधूरी कहानी नहीं छूट रही। शायद असली ताकत अग्रेसिव होने में नहीं, डिसाइसिव होने में है, क्योंकि आधी लड़ाइयां आपको हमेशा सताती रहती हैं और पूरी क्लैरिटी आपको आगे बढ़ने की आजादी देती है। और अब सवाल यह है, आपकी जिंदगी में कौन सी लड़ाई अभी भी अधूरी है? लॉ 8, एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। कभी आपने किसी मौके को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि आप थोड़ा और सोच रहे थे? प्रपोजल भेजना था पर लगा अभी परफेक्ट नहीं है। बिजनेस शुरू करना था पर लगा थोड़ा और रिसर्च कर लेते हैं। किसी से अपने दिल की बात कहनी थी पर सोचा सही टाइमिंग का इंतजार कर लेते हैं। और फिर वही मौका किसी और ने पकड़ लिया। उस दिन अंदर से एक आवाज आई होगी, काश मैंने उसी समय कर लिया होता। हम में से ज्यादातर लोग एक्शन से नहीं, हेजिटेशन से हारते हैं। कंफ्यूजन ये नहीं होता कि करना क्या है, कंफ्यूजन ये होता है कि अगर गलत हो गया तो। फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, जजमेंट का डर, ये सब मिलकर हमें स्लो बना देते हैं। और दुनिया स्लो लोगों का इंतजार नहीं करती। क्या आपने नोटिस किया है कि बोल्ड लॉग परफेक्ट नहीं होते पर विजिबल जरूर होते हैं? यही इस लॉ का एसेंस है, एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। बोल्डनेस का मतलब रेकलेस होना नहीं है, इसका मतलब है डाउट के बावजूद कदम उठाना। क्योंकि अक्सर कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, पहले नहीं। मान लीजिए ऑफिस में एक न्यू प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ, सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, रिस्क कैलकुलेट कर रहे हैं। एक इंसान है जो हाथ उठाकर कह देता है, आई टेक दिस। उसे भी पूरा पता नहीं होता कि सब कैसे होगा, लेकिन इनिशिएटिव लेने से परसेप्शन बनता है। बॉस उसे लीडर की तरह देखता है, बाकी लोग अभी भी सोच रहे होते हैं। डिफरेंस नॉलेज में नहीं, स्पीड में है। बिजनेस में भी यही पैटर्न है। दो लोग सेम आइडिया सोचते हैं। एक सोचता है लोगो डिजाइन परफेक्ट होना चाहिए, वेबसाइट फ्लॉलेस होनी चाहिए, सैब रेडी हो टैब लॉन्च करेंगे। दूसरा इम्परफेक्ट वर्जन लेकर मार्केट में उतर जाता है। मार्केट फीडबैक से सीखता है, एडजस्ट करता है। कुछ महीनों बाद वही बोल्ड इंसान एक्सपीरियंस में आगे निकल चुका होता है। क्या आपने कभी किसी को देखा है जो सिर्फ इसलिए जीत गया क्योंकि उसने पहला स्टेप जल्दी लिया? रिलेशनशिप्स में भी हेजिटेशन नुकसान करती है। अगर आप अपनी बाउंड्रीज क्लियरली नहीं रखते तो सामने वाला अस्यूम करता है कि सब ठीक है। अगर अप्रिशिएशन फील करते हैं पर बोलते नहीं तो कनेक्शन वीक हो सकता है। बोल्डनेस कभी कभी सिंपल ऑनेस्टी होती है। हम गलती क्यों करते हैं? क्योंकि हमें सिखाया गया है सेफ रहना, रिस्क मत लो। लेकिन आयरनी यह है कि ओवर थिंकिंग भी एक रिस्क है, अपॉर्चुनिटी खोने का रिस्क। बोल्ड एक्शन एनर्जी क्रिएट करता है,
हेजिटेशन एनर्जी ड्रेन करता है। अप्लाई कैसे करें? अगली बार जब कोई डिसीजन सामने हो, खुद से पूछिए, क्या मैं क्लैरिटी के नाम पर डर को जस्टिफाई कर रहा हूं? स्मॉल बोल्ड स्टेप्स लें। मीटिंग में अपनी बात क्लियर कहें, आइडिया शेयर करें, अपॉर्चुनिटी दिखे तो अप्लाई करें। रिजल्ट परफेक्ट नहीं भी हुआ तो एक्सपीरियंस मिलेगा। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि बोल्डनेस रेपुटेशन बनाती है। लोग आपको डिसाइसिव समझते हैं और डिसाइसिव लोग नेचुरली इन्फ्लुएंस गेन करते हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी के समय लोग उसी के पीछे चलते हैं जो कॉन्फिडेंट दिखता है। शायद असली पावर सर्टेनिटी में नहीं, करेज में है, क्योंकि दुनिया में मौके हमेशा रहेंगे, पर उन्हें पकड़ने का साहस हर किसी में नहीं होता। और अब सवाल यह है, अगला बोल्ड कदम आप कब उठाने वाले हैं? लॉ 9, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग आपको बिना जोर लगाए मना लेते हैं? आप पहले नहीं सोच कर जाते हैं, लेकिन बात करते करते ठीक है कह देते हैं। बाद में सोचते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया? क्या उन्होंने कोई जादू किया था? नहीं, उन्होंने बस आपकी एक कमजोर नस पकड़ ली थी और हल्का सा दबाव दिया। हम सब के अंदर एक थंब स्क्रू होता है, कोई ऐसी भावनात्मक या मानसिक जगह जहां हम सेंसिटिव होते हैं। किसी का ईगो, किसी का अप्रूवल की जरूरत, किसी का फियर ऑफ मिसिंग आउट, किसी का गिल्ट। प्रॉब्लम यह है कि हमें अपनी कमजोरियां दिखती नहीं, पर दूसरे नोटिस कर लेते हैं। क्या आपने कभी फील किया है कि कुछ लोग आपकी तारीफ करके आपसे काम निकलवा लेते हैं? मान लीजिए ऑफिस का सीन है। एक कॉलीग है जो हर बार बॉस के सामने आपकी तारीफ करता है, सर, इनके बिना प्रोजेक्ट पॉसिबल ही नहीं था। आपको अच्छा लगता है, ईगो को बूस्ट मिलता है। धीरे धीरे वही कॉलीग एक्स्ट्रा टास्क्स आप पर डाल देता है। आप मना नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसने आपका अप्रूवल बटन पहचान लिया। या इमेजिन कीजिए बिजनेस नेगोशिएशन। सामने वाला जानता है कि आपको जल्दी डील क्लोज करनी है। वो टाइमिंग खींचता है, साइलेंस रखता है। आप प्रेशर में आकर डिस्काउंट दे देते हैं। उसने आपकी अर्जेंसी को थंब स्क्रू की तरह यूज किया। हम गलती क्यों करते हैं? क्योंकि हम खुद को रैशनल समझते हैं। हमें लगता है कि हम लॉजिक से डिसीजंस लेते हैं, लेकिन असल में डिसीजंस इमोशन से होते हैं। लॉजिक बाद में जस्टिफिकेशन देता है। जो लोग इंसानी बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं वो पैटर्न्स देख लेते हैं। इस लॉ का कोर आइडिया सिंपल है। हर इंसान की एक हिडन वीकनेस होती है। अगर आप उसे समझ लेते हैं तो इन्फ्लुएंस आसान हो जाता है। लेकिन इसे सिर्फ दूसरों पर अप्लाई करने के लिए मत सोचिए, पहले खुद पर अप्लाई कीजिए। आपकी कमजोरी क्या है? रिस्पेक्ट की भूख, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, रिलेशनशिप में अकेले रह जाने का डर। जब तक आप अपना थंब स्क्रू नहीं पहचानेंगे, तब तक कोई भी उसे दबा सकता है। रियल लाइफ में इसे अप्लाई कैसे करें? ऑब्जर्व करना शुरू करें। लोग किस बात पर जल्दी रिएक्ट करते हैं? कौन क्रिटिसिज्म से ट्रिगर होता है? कौन प्रेज से मेल्ट हो जाता है? कौन कंपटीशन से इनसिक्योर हो जाता है? ये ऑब्जर्वेशन साइलेंट होना चाहिए, जजमेंटल नहीं। रिलेशनशिप्स में अगर आप पार्टनर की रियल इनसिक्योरिटी समझते हैं, जैसे अबैंडनमेंट का डर, तो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स कम हो सकते हैं। बिजनेस में अगर आप क्लाइंट की रियल नीड समझते हैं, जैसे ट्रस्ट या स्टेटस, तो पिच स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन एक सटल वार्निंग भी है। अगर आप सिर्फ मैनिपुलेशन के लिए इस नॉलेज का यूज करेंगे तो ट्रस्ट टूटेगा। लॉन्ग टर्म पावर एम्पैथी से आती है, एक्सप्लॉयटेशन से नहीं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि दुनिया सरफेस लेवल पर नहीं चलती। वर्ड्स कुछ और होते हैं, ट्रिगर्स कुछ और। जो लोग बिहेवियर के पीछे छुपी इमोशन देख लेते हैं, वही गेम समझ जाते हैं। शायद असली मैच्योरिटी यही है, दूसरों की कमजोरी समझने से पहले अपनी पहचानना। क्योंकि जब आप खुद पर कंट्रोल पा लेते हैं, तभी कोई और आपको कंट्रोल नहीं कर पाता। और अब सवाल यह है, आपकी सबसे बड़ी इमोशनल नस कौन सी है, जिसे कोई भी हल्के से दबा दे तो आप बदल जाते हैं? लॉटन, अस्यूम फॉर्मलेसनेस। कभी आपने नोटिस किया है कि जब लाइफ आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलती है, तब सब इजी लगता है, लेकिन जैसे ही सिचुएशन बदलती है, आप रिजिड हो जाते हैं। जॉब रोल चेंज हुआ, मार्केट ट्रेंड बदला, रिलेशनशिप में डायनामिक्स बदले और आप अंदर से डिस्टर्ब हो गए। आपने सोचा था चीजें ऐसी ही रहेंगी, लेकिन दुनिया स्टैटिक नहीं है। और शायद यहीं असली स्ट्रगल शुरू होता है। हम बचपन से स्ट्रक्चर के साथ बड़े होते हैं, रूल्स, रूटीन, फिक्स्ड आइडेंटिटी।
मैं ऐसा इंसान हूं, मैं हमेशा ऐसे ही काम करता हूं। ये स्टेबिलिटी सेफ लगती है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब दुनिया चेंज हो जाती है और हम अपनी आइडेंटिटी से चिपके रहते हैं। क्या आपने कभी फील किया है कि सिर्फ इसलिए तकलीफ हुई क्योंकि आप सिचुएशन के हिसाब से बेंड नहीं हो पाए? मान लीजिए बिजनेस का एग्जाम्पल। एक शॉप ओनर सालों से सेम प्रोडक्ट सेम स्टाइल में काम कर रहा है। मार्केट डिजिटल हो गया, कस्टमर्स ऑनलाइन शिफ्ट हो गए, लेकिन वो कहता है मैं ऐसे ही काम करता हूं। कुछ समय तक इनर्शिया से काम चलता है, फिर धीरे धीरे कस्टमर्स कम हो जाते हैं। दूसरी तरफ कोई नया एंटरप्रेन्योर फ्लेक्सिबल है, ट्रेंड्स ऑब्जर्व करता है, स्ट्रैटेजी बदलता है, एक्सपेरिमेंट करता है। कौन टिकेगा? टैलेंट से ज्यादा अडेप्टेबिलिटी डिसाइड करेगी। रिलेशनशिप्स में भी यही पैटर्न है। शुरुआत में सब परफेक्ट लगता है, लेकिन टाइम के साथ प्रायोरिटीज बदलती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदलती हैं। अगर आप इंसिस्ट करते हैं कि पहले जैसे ही रहो, तो फ्रिक्शन शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप एडजस्ट करना सीखते हैं बिना अपनी कोर वैल्यूज खोए, तो कनेक्शन इवॉल्व होता है। हम गलती क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कंसिस्टेंसी का मतलब रिजिडिटी है। हम सोचते हैं कि अगर हमने डायरेक्शन बदली तो लोग कहेंगे अनस्टेबल है। लेकिन रियलिटी ये है कि लाइफ पानी की तरह है, जो पत्थर बन जाता है वो टूटता है, जो पानी बनता है वो रास्ता ढूंढ लेता है। इस लॉ का कोर आइडिया है अस्यूम फॉर्मलेसनेस, यानी शेप मत पकड़ो, सिचुएशन के अनुसार अडेप्ट करो। इसका मतलब आइडेंटिटी खो देना नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी को फ्लेक्सिबल बनाना है। कोर वैल्यूज स्ट्रांग रखें, लेकिन मेथड्स बदलते रहें। अप्लाई कैसे करें? सबसे पहले ऑब्जर्व करें कि आप कहां रिजिड हैं, करियर में, ईगो में, डेली हैबिट्स में। अगर प्लान ए फेल हो जाए तो क्या आप स्टक हो जाते हैं या कामली प्लान बी सोचते हैं? मीटिंग्स में अगर डिस्कशन अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन में चला जाए तो क्या आप डिफेंसिव हो जाते हैं या फ्लो के साथ एडजस्ट करते हैं? एक सटल एडवांटेज भी है। जब आप प्रेडिक्टेबल नहीं होते तो लोग आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर पाते। फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रैटेजी को पावरफुल बनाती है। आप प्रेशर में पैनिक नहीं करते, शेप बदलते हैं, और यही काल्म अडेप्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म पावर देती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि कंट्रोल का असली मतलब चीजों को रिजिड पकड़ना नहीं, बल्कि खुद को इतना फ्लूइड बनाना है कि कोई भी सिचुएशन आपको तोड़ न सके। शायद असली ताकत स्ट्रॉन्गेस्ट होने में नहीं, शेपलेस होने में है। क्योंकि जो इंसान हर हाल में खुद को ढाल सकता है, उसे हराना आसान नहीं होता। और अब सवाल ये है, अगर कल आपकी पूरी सिचुएशन बदल जाए तो क्या आप टूटेंगे या रूप बदलकर आगे बढ़ेंगे? कंक्लूजन, अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो शायद अब आपको एक बात साफ दिखने लगी होगी। पावर लाउड नहीं होती, सटल होती है। ये चिल्लाकर नहीं चलती, ये क्वाइटली इन्फ्लुएंस बनाकर चलती है। इन लॉज को अगर सरफेस पर देखें तो कुछ हार्श लग सकते हैं, लेकिन जब इन्हें लाइफ के एक्सपीरियंसेस से जोड़कर समझते हैं तो पता चलता है कि ये रूल्स किसी को कंट्रोल करने से पहले खुद को समझने के बारे में हैं। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आपने कभी बिना समझे पावर गेम खेला है? शायद हाँ, शायद अननोइंगली। आप कभी अंडर एस्टिमेट हुए, कभी मैनिपुलेट हुए, कभी अपॉर्चुनिटी खो दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि रूल्स समझ में नहीं आए थे। लेकिन अवेयरनेस के बाद इग्नोरेंस ऑप्शन नहीं रहता। ये लॉज आपको रूथलेस बनने के लिए नहीं कह रहे, ये आपको ब्लाइंड होने से बचा रहे हैं। जब आप ह्यूमन नेचर समझते हैं तो आप विक्टिम नहीं रहते, आप रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं। आप इंपल्सिव होने के बजाय स्ट्रेटेजिक बनते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप दूसरों की चाल से डरते नहीं, क्योंकि आपको पैटर्न दिखने लगता है। रियल पावर क्या है? कंट्रोल? डोमिनेशन? शायद नहीं। रियल पावर है सेल्फ अवेयरनेस प्लस टाइमिंग प्लस इमोशनल कंट्रोल। जब आप अपनी ईगो, अपनी वीकनेस, अपनी अर्जेंसी को पहचान लेते हैं, तब कोई और आपको आसानी से पुश नहीं कर सकता। और शायद इस पूरी जर्नी का हिडन लेसन यही है, दुनिया को बदलने से पहले खुद को समझो, क्योंकि गेम बाहर से ज्यादा अंदर चल रहा है। अब अगला कदम आपका है। आप इन इनसाइट्स को सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे या क्वाइटली ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, क्योंकि असली बदलाव तब शुरू होता है जब नॉलेज एक्सपीरियंस में बदलने लगता है।
और यहीं से आपकी रियल पावर स्टोरी शुरू होती है। धन्यवाद।